हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। तो आज ये हमारी क्लास नंबर 7 है फॉर एफएसएसएआई स्पेशल एमसीक्यू को लेकर के। इसके पहले ऑलरेडी हम 6 क्लासेस कवर कर चुके हैं, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए। आई होप आपको क्लासेस जो है वो अच्छी लग रही हैं। रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, तो इस वजह से हम अभी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये आज हमारी क्लास नंबर 7 है। कल आपकी क्लास नहीं आई थी क्योंकि कल संडे था, तो इस वजह से क्लास थोड़ा अवेलेबल नहीं हो पाई क्योंकि और भी थोड़ा एक्टिविटीज़ होती हैं संडे को। तो आज ये क्लास नंबर 7 में हम कुछ और 5 एडिशनल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, यानी कि पहले हम 10 करते थे, आज हम टोटल 15 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप सो एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप www.soeducation.com पर विजिट कर सकते हो। और जैसा कि आपको पहले से पता है हम कैसे क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो वैसे ही आज हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले एक आपने क्लास नंबर 4 देखी होगी, तो उसमें एक क्वेश्चन था लेबोरेटरी को लेकर के, वहां पर थोड़ा सा डेटा एरर था, तो उसको लेकर के यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। और उस पर्टिकुलर वीडियो में जो उसका पिन कमेंट है, जो उसका कमेंट है, वहां पर हमने उसको कमेंट को पिन करके भी वहां पर मेंशन कर दिया है इस बारे में जो भी एक मिस्टेक हुई थी। तो क्वेश्चन ये था कि एट प्रेजेंट हाउ मेनी एंसिलरी नेशनल रेफरेंस जो लैब है वो कंट्री में है। तो बहुत टाइम से दो जो एंसिलरी रेफरेंस फूड लेबोरेटरी हमें देखने को मिलती थी, बट एट प्रेजेंट जो है वो एक ही है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, और अगर आपने कहीं नोट डाउन किया था तो आपको क्या करना है, सिंपली जा करके वहां पर इस डेटा को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी चेन्नई, यहाँ पर केवल और केवल जो चेन्नई वाली है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी को लेकर के जो लेबोरेटरी है वो यहाँ पर अभी है, और दूसरी जो कोलकाता वाली थी वो यहाँ पर अभी लिस्ट में नहीं है। तो बस ये डेटा आपको अपडेट करना है। साथ ही साथ इसका जो सपोर्टेड जो फैसिलिटी है वो बेसिकली किसको लेकर के है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग को लेकर के है। तो आई होप आप समझ के होगे। तो ये क्लास नंबर 4 में ये क्वेश्चन था, तो कुछ कंफ्यूजन ना रहे आपको लेकर के, इस वजह से यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है। ठीक है, अब हम अपना पहले की तरह क्वेश्चन नंबर 1 से चीजों को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 तक आज हम पढ़ेंगे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है अथॉरिटीज ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एफएसएसए 2006। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, साथ में मिलकर के रिस्पॉन्सिबल होती हैं इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के और इन्फोर्समेंट ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 आपने पढ़ा, उसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोविजंस दिए गए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस को लेकर के। जैसे कि जब फूड सैंपलिंग की बात करी जाएगी, जब हम वहाँ पर जब हम ये बात करते हैं कि जब वहाँ पर किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करना होगा, किसी भी रूल्स को इम्प्लीमेंट करना होगा, किसी भी प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करना होगा, किसी भी स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना होगा, कुछ भी करना होगा लॉ से रिलेटेड, यानी कि फूड सेफ्टी एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, इन सब चीज़ों को लेकर के जो भी चीज़ें अगर करनी होगी ग्राउंड लेवल पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड लॉ बोलते हैं, या फिर इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फूड लॉ हम बोलते हैं। तो उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, एफएसएसएआई होगा, साथ ही साथ सेंट्रल फूड अथॉरिटी होगा, या फिर एफएसएसएआई एंड एफएओ जिसको हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, डब्ल्यूएचओ एंड एफएओ होगा, या फिर यहाँ पर एफएसएसएआई एंड स्टेट फूड अथॉरिटीज यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगी। ठीक है, तो अगर आपने फूड लॉ को अच्छे से पढ़ा है और थोड़ा सा अगर आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझते हो कि इन्फोर्समेंट होता क्या है, इन सारी चीज़ों को, तो आप बहुत ईजिली इसका आंसर जो है वो आप दे पाओगे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा। एफएसएसएआई एंड सेंट्रल फूड अथॉरिटीज का मतलब एक ही है। एफएसएसएआई एंड एफएओ यहाँ पर नहीं करता है। डब्ल्यूएचओ एंड एफएओ तो बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इनको ये इस लॉ से कोई लेना देना नहीं है। एफएसएसएआई एंड स्टेट फूड अथॉरिटी जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि सेंट्रल में जो चीज़ें बनती हैं उनको ग्राउंड लेवल पे जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करती है। अब स्टेट गवर्नमेंट में जो भी ऑफिसर्स होते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, ये लोग आपस में मिल करके पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं चीज़ों को, फिर ग्राउंड लेवल पे फूड सेफ्टी ऑफिसर उनको इम्प्लीमेंट करता है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर किस में आता है? स्टेट फूड अथॉरिटी में आता है स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर, सेंट्रल फूड अथॉरिटी में आता है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये 4 लास्ट वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द स्टेट फूड अथॉरिटी जो है वो ज्वाइंटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एक क्वेश्चन और आपसे बनता है, उसको ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो सेंट्रल फूड अथॉरिटी है, इसके बीच में जो स्टेट फूड अथॉरिटी है यानी कि एफएसएसएआई और स्टेट फूड अथॉरिटी, इन दोनों के बीच में एक
कनेक्शन का काम कौन करता है, कोरिलेशन का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, तो वो यहाँ पर कौन करता है, हम जिसको बोलते हैं सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, सीएससी, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी यहाँ पर ये रोल प्ले करती है। उसका काम यही होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना करके रखना, जिससे प्रॉपर वे में चीजें हो पाए और गैप ऑफ कम्युनिकेशन ना हो, जिससे इंफॉर्मेशन प्रॉपर मैनर में एक चैनल के थ्रू एक दूसरे में एक्सचेंज हो सके, शेयर हो सके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर आपके सामने 2023 होना चाहिए कि द वर्ल्ड कंज्यूमर जो डे है उसका थीम क्या है, ठीक है। यहाँ पर 2023 के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे है उसका थीम क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट, मेकिंग डिजिटल मार्केट प्लेस फेयर, टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट, एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो अगर आपने इसके बारे में सुना होगा, ठीक है, तो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो 2023 में जो हमने वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया है उसका थीम क्या था, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए जो है ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स, ये भी करेक्ट नहीं है। मेकिंग डिजिटल मार्केटिंग प्लेस फेयर, ये भी गलत है। टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर्स कंप्लेंट, ये भी गलत है। एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, तो यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं उनको एम्पावर करना है, किसके द्वारा, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के थ्रू, ठीक है। तो ये यहाँ पर थीम है, जस्ट थीम आपको याद होनी चाहिए बस, इसमें और कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है जो हमारा थीम ऑफ द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे था उसकी अगर हम बात करें 2023 की, क्वेश्चन में एरर था, तो 2023 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये इसका थीम था, ठीक है। अब यहाँ पर इससे क्या होगा कि जिससे एम टू रेज अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर, तो किसी भी तरीके का अगर हम कोई थीम अगर लेकर के आते हैं, चाहे वो फूड सेफ्टी को लेकर के हो, चाहे वो कंज्यूमर्स के लेकर के हो, किसी भी तरीके का हो, तो उसमें मेन पर्पस यही होता है कि लोगों को अवेयर कराना, लोगों को चीज़ों के बारे में बताना, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर, एम्पावरमेंट एंड पुश देयर रोल फॉर अ फास्टर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। तो इस तरफ उनको ध्यान उनका आकर्षित करना और इस बारे में इंफॉर्मेशन देना। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लेना चाहते हो, बहुत सारे लोग जैसे वीडियोस को लेकर के मैसेज वगैरह आते हैं कहाँ से पढ़ें, तो ये आप स्व एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर आपको FSSAI कंप्यूटर इससे रिलेटेड क्लासेस के साथ क्लास नोट्स, दोनों का ई बुक्स और दोनों के टेस्ट सीरीज किसके, FSSAI और कंप्यूटर के, वीडियो लेक्चर, क्लास नोट्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, और ये साथ ही साथ आप मोबाइल, अपने कंप्यूटर सब जगह एक्सेस कर सकते हो। तो इसको आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज अगर आपका काम हो जाता है इन केवल और केवल इन क्लासेस से, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आता है कि अकॉर्डिंग टू FSS रूल्स, FSS मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स, शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेस, ऑब्टेनिंग सैम्पलिंग एंड सेंडिंग देम टू द फूड एनालिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस अगर आपने क्लासेस करी होंगी तो फूड लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को आप कर पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू FSS रूल्स अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पेक्शन, कीवर्ड्स को पकड़ो, क्या है कीवर्ड, क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ फूड है, साथ ही साथ ऑब्टेनिंग सैम्पलिंग है, साथ ही साथ सेंडिंग है देम टू द फूड एनालिस्ट। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, एज पर FSS रूल्स ये पूछ रहा है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं, इंस्पेक्शन ऑफ फूड, दूसरा यहाँ पर बोला गया है ऑब्टेनिंग सैंपल, यानी कि सैंपल को कलेक्ट करना, उसके बाद में उस सैंपल को सेंड करना फूड एनालिस्ट के पास में, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, असिस्टेंट कमिश्नर की है, या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर कमिश्नर की है, ठीक है, यानी कि कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हो सकता है, या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर की है। तो अगर आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से चीज़ों को, तो बहुत बेसिक जो काम है ये होता है हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये काम किसका है, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या करता है, ये बार बार हम कई जगह पे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अकॉर्डिंग टू FSS रूल्स भी है और अकॉर्डिंग टू FSS एक्ट भी है, दोनों जगह पे ये चीज़ें लिखी हैं, रूल्स में भी लिखी है, एक्ट में भी लिखी है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ फूड, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेस का मतलब वहां जाकर के इंस्पेक्ट करना, चीजों को देखना, चेक करना, ठीक है।
ऑब्टेनिंग सैंपल, अब जहां पर जाएगा चेक करेगा, अगर उसको कुछ लगेगा, उसको कुछ शक होगा तो वहां से वो सैंपल भी कलेक्ट करेगा, ऑब्टेनिंग सैंपल। और उसके बाद जब वो सैंपल को कलेक्ट कर लेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होगी कि उसको वो सेंड करे किसके पास में, फूड एनालिस्ट के पास में वो यहाँ पर इसको सेंड करेगा। और आफ्टर एनालिसिस ऑफ फूड सैंपल, फूड एनालिस्ट विल सेंड रिपोर्ट टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। उसके बाद में डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में रिपोर्ट कौन सेंड करेगा, फूड एनालिस्ट करेगा विद इन 14 डेज। ठीक है, सपोज दैट ये कोई मार्केट प्लेस है, कोई शॉप है, ठीक है, कोई शॉप है, यहाँ पे आया फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसने कोई सैंपल कलेक्ट किया। सैंपल कलेक्ट करने के बाद में एफएसओ ने यहाँ पे क्या किया, सैंपल कलेक्ट किया। सैंपल कलेक्ट करने के बाद में उस सैंपल को वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उसको वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब 4 पार्ट्स में अगर वो डिवाइड करता है तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, 4 पार्ट्स में अगर वो डिवाइड करता है तो एक पार्ट, सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो किसके पास में जाता है, फूड एनालिस्ट के पास में। कौन भेजता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर भेजता है। अब ये जो 2, 3, 4 हैं ये किसके पास में जाते हैं, ये जाते हैं हमारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में। तो ये जो 2 नंबर 3 नंबर होता है ये तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में कस्टडी में रहता है। किस पर्पज से, कि अगर फूड एनालिस्ट के पास में जो सैंपल गया है वो पहुंचते पहुंचते खराब हो गया, रास्ते में उसकी अगर सील गलती से खुल गई है, कुछ भी हो जाता है, तो वो इन्फॉर्म करेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर को कि सर आप हमें दूसरा सैंपल भेज दीजिए। तो इसमें से वो दूसरा सैंपल भेज देंगे टेस्टिंग के लिए। ठीक है, लास्ट वाला जो सैंपल है वो इस वजह से बच रखा जाता है कि अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, जब रिपोर्ट आ जाएगी उस रिपोर्ट में अगर पाया जाता है कि यहाँ पर कुछ गलतियां पाई गई हैं, आपने किसी तरीके का कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो ये यहाँ पर फूड बिजनेस ऑपरेटर होगा जिसको हम एफबीओ बोलेंगे, यानी कि जिसकी शॉप से वो सैंपल उठाया गया था, उसको अगर किसी तरीके से लगता है कि यहाँ पर उसका जो फूड है वो पूरी तरीके से सेफ है, उसने किसी भी तरीके से लॉ ऑफ कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया है, तो उस केस में वहां पर क्या होगा, ये अपील कर सकता है। अब जब ये अपील करेगा, जब ये यहाँ पर अपील करेगा, तो जब वो अपील करेगा तो उस केस में क्या होगा, ये जो चौथा वाला सैंपल था इसको हम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे कहाँ पर, रेफरल फूड लेबोरेटरी में। अब जी जो रेफरल फूड लेबोरेटरी का जो डिसीजन आएगा वो फाइनल डिसीजन होगा, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो मानना ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि जो फूड एनालिस्ट के पास में जो सैंपल जाता है तो 14 डेज में फूड एनालिस्ट उसकी रिपोर्ट भेजता है। तो एक टाइम लिमिट होती है, फूड सेफ्टी के जितने लॉ बने हैं उसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि एक टाइम लिमिट हर जगह पे है। लाइसेंस को लेकर के एक टाइम लिमिट है, फूड की टेस्टिंग को लेकर के एक टाइम लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आपके पास में सैंपल्स आ गए आपने रख लिए, आपके पास में एप्लीकेशंस आ गए तो आपने रख लिए। एक तरीके से एक जो लॉ होता है, जो एक्ट होता है, वो गवर्नमेंट के ऊपर भी किसी ना किसी तरीके से प्रेशर क्रिएट करता है जिससे वो चीज़ों को प्रॉपर मैनर में कर सके। ठीक है, अदरवाइज देखते हो आप फूड सेफ्टी को लेकर के अगर चीज़ें इतना डिले होने लगेंगी तब कैसे काम चलेगा, तो बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ठीक है, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को लेकर के तो ये मत समझना कि आप असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपसे डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में नहीं पूछेगा, आपसे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के बारे में नहीं पूछेगा। पूछेगा जो चीज़ें फूड का बेसिक लॉ जो कहता है उस सिस्टम में जो भी चीज़ें आएंगी वो सब यहाँ पर पूछेगा, और ऑलरेडी उन्होंने पूछा भी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ठीक है, इज और आर हो सकता है, यहाँ पर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर receiving reports and sample from the food safety officer in his area of jurisdiction। ठीक है, यानी कि वो रिपोर्ट्स और सैंपल को रिसीव करेगा फूड सेफ्टी ऑफिसर से जिस एरिया में वो आता है, यानी कि एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन जिस डिस्ट्रिक्ट में वो है। एनालाइजिंग द फूड सैंपल इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तीसरा है यहाँ पर ऑर्डरिंग द ऑफेंडर टू कंपनसेट द रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ द कस्टमर इंजरी और डेथ। ऑप्शन नंबर 4 है कंडक्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी दैट मैन्युफैक्चर्स और प्रोसेसेस फूड। तो यहाँ पर क्या समझ में आया आपको, आपसे ये डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर का काम क्या है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है देखो, रिसीविंग रिपोर्ट्स एंड सैंपल फ्रॉम द फूड सेफ्टी ऑफिसर इन हिज एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो ये क्या है, सही है, हमने पीछे भी देखा था, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। बी की अगर बात करें, एनालाइजिंग द फूड सैंपल इन द लेबोरेटरी, ये गलत होगा क्योंकि ये काम कौन करेगा, फूड एनालिस्ट करेगा। ऑर्डरिंग द ऑफेंडर टू कंपनसेट द रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ कस्टमर इंजरी और डेथ। होता क्या है कि अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर कुछ सेल कर रहा था, कुछ वो अगर सेल कर रहा था, कोई फूड प्रोडक्ट सेल कर रहा था, किसी कंज्यूमर ने उसको परचेस किया और कंज्यूम किया।
अगर उसने कंज्यूम किया, कंज्यूम करने से उसको कोई इंजरी होती है, ठीक है, उसको किसी भी तरीके से उसकी हेल्थ को किसी भी तरीके से कोई रिस्क होता है, कुछ हार्मफुल चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं, यानी कि उसकी हेल्थ अगर खराब होती है तो इंजरी वगैरह अगर उसको होती है कस्टमर की, साथ ही साथ अगर उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो उस केस में जो कंपनशेट वगैरह देना होता उसके लिए कौन ऑर्डर करेगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो डेजिग्नेटेड ऑफिसर इसको लेकर के ऑर्डर नहीं करता है। यहाँ पर एक नया ऑफिसर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एडजेडिकेटिंग ऑफिसर, एओ बोल सकते हो, एडजेडिकेटिंग ऑफिसर। इसके बारे में बहुत अच्छे से फूड लॉ में मैंने आपको पढ़ाया है। कंडक्टिंग अ इंस्पेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल फैसिलिटी दैट मैन्युफैक्चर्स और प्रोसेसेस फूड, तो यहाँ पर ये काम कौन करेगा, एफएसओ करेगा, ठीक है। तो केवल पहला वाला जो है वो केवल किसका फंक्शन है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर का, बाकी के नहीं है। तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के और थोड़े से अगर फंक्शंस की हम बात करें तो यहाँ पर इस बात को समझ लो आप, दिया गया है फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर शैल बी एज फॉलोज, नेमली कौन कौन से फंक्शंस हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहला जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है इशू और कैंसिल लाइसेंस ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर। अगर किसी ने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं, अगर किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर ने कुछ गलत किया है, कुछ ऐसा कुछ काम किया है, तो वहां पर अगर चाहे तो ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है और वो इशू भी कर सकता है। ये बात ध्यान रहे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास में ये पावर्स नहीं है लाइसेंस को इशू करने की और उसको कैंसिल करने की। बट आप कहोगे कि हमारे एरिया में तो फूड सेफ्टी ऑफिसर करते हैं, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास में केवल और केवल रजिस्ट्रेशन का पावर है, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो छोटे मोटे स्टॉल होते हैं, छोटी मोटी शॉप होती हैं, छोटे मोटे वेंडर्स होते हैं, तो वो सब जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में नहीं आते, वो सब छोटी मोटी कैटेगरी में आते हैं, रजिस्ट्रेशन में आते हैं, तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, एफएसओ उनके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह इशू कर सकता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। साथ ही साथ वो प्रोहिबिट कर सकता है सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड, ठीक है। साथ ही साथ रिसीव कर सकता है रिपोर्ट्स वगैरह, ऑलरेडी हमने पीछे देखा। टू मेक रिकमेंडेशन टू द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी फॉर द सैंक्शन, लॉन्च प्रोसिक्यूशन इन द केस ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ द पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। तो अगर कोई गलत काम करता है कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर, तो यहाँ पर ये रिकमेंड कर सकता है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को कि आप सर यहाँ पर आप प्रोसिक्यूशन को लॉन्च करने के लिए एक सैंक्शन वगैरह प्रोवाइड कर दो, जिससे हम उसके अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग वगैरह चला सके कोर्ट में। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि टू मेंटेन रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करता है, इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट विच मे मेड इन द राइटिंग इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। साथ ही साथ अगर कोई कंप्लेन वगैरह होती तो उसकी इन्वेस्टिगेशन वो कर सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो भी ड्यूटीज़ वगैरह असाइन करेगा वो यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट एक ले लो जिससे आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। मोटा मोटा आपको मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे सामने आता है। देखो एक चीज़ हम और पढ़ेंगे आगे फूड स्टैंडर्ड्स को लेकर के। जो अगर आपने क्लास करी है तो क्लास में 2 क्लासेस हैं जिसमें बारे में हमने फूड स्टैंडर्ड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है कि फूड स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, और साथ ही साथ इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स क्या है उसके बारे में भी हमने पढ़ा है, ठीक है, क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 5 है विच आर द 2 कंट्रीज, ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज हैं विच हैव अ कॉमन फूड स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री हैं जिनके फूड स्टैंडर्ड जो है वो कॉमन है या फिर सेम है। यूके एंड आयरलैंड है, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील है, या फिर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड है, या फिर यूएसए एंड कनाडा है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके हिसाब से देखो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री हैं जिनके फूड स्टैंडर्ड्स जो है वो कॉमन है, यानी कि जो भी फूड स्टैंडर्ड्स हैं वो कॉमन है, दोनों ही सेम फूड स्टैंडर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। तो जो भी मार्केट में सेल करते हैं फूड्स वगैरह उसको लेकर के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कॉमन है दोनों के, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज प्रोडक्ट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द फूड अंडर एफएसएसएआई, ठीक है। तो अंडर एफएसएसएआई की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से कौन सा फूड की कैटेगरी में नहीं आता है, च्युइंगम, टोबैको, विस्की, या फिर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनमें से कौन सा फूड की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर हम बात करते हैं एज पर एफएसएसएआई ने जो कैटेगरीज वगैरह डिवाइड करी हैं उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देखो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर तो यहाँ पर गलत होगा क्योंकि ये तो आता है। विस्की की अगर बात करें तो ये भी आता है, च्युइंगम भी आता है, टोबैको यहाँ पर नहीं आता, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, टोबैको होगा, ठीक है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा स्टेटमेंट वही दिया गया है, तो डायरेक्ट एकदम इसको याद रखना है आपको कि टोबैको कैन नॉट बी टर्म्ड एज फूड। टोबैको को यहाँ पर फूड की डिफिनेशन में शामिल नहीं किया गया है एज पर
food law within the meaning of the FSSA as no science based standard। यहाँ पर no science based standards हैं, can be laid down for tobacco to regulate its sale। तो इसको लेकर के नहीं है, तो ये इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से जो चीज़ें बना रखी हैं वो बना रखी हैं, बट हमारे ये फूड लॉ में इसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो पूरे अगर आप टर्म में सर्च मारोगे तो कहीं भी आपको टोबैको नहीं मिलेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है। आई होप आपने लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन वाला जो एक रेगुलेशन है वो पूरा डिटेल में पढ़ाया है, 5 या 6 क्लासेस हैं। असिस्टेंट वाले में भी पढ़ाया है, एफएसओ में भी पढ़ाया है, टेक्निकल ऑफिसर सब में पढ़ाया है। आई होप आपने उन क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। यकीन मानो पूरा का पूरा रेगुलेशन ही आपको पढ़ा दिया है, 6 क्लासेस हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी कि ये सब क्या होता है। तो क्वेश्चन है प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फूड, ठीक है, ब्रैकेट में दिया गया है कि अदर देन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ पर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स और मीट की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फूड डज नॉट एक्सीड पर डे बाय पिटी फूड मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पिटी फूड मैन्युफैक्चरर को लेकर के यहाँ पर कि उनकी कैपेसिटी ऑफ फूड को लेकर के बात कर रहा है कि कितना वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन वगैरह उसका कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 500 kg पर लीटर, 100 kg पर लीटर, 200 kg पर लीटर या फिर 50 kg पर लीटर। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को आई होप समझ गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर पूछ रहा है पिटी फूड मैन्युफैक्चरर्स के बारे में, यानी कि अगर हम फूड बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें सबसे छोटे जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर सबसे नीचे आते हैं, सबसे बेसिक लेवल से जो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, जो अपना स्टॉल वगैरह लगाते हैं, जो वेंडिंग शॉप वगैरह लगाते हैं, छोटी मोटी कैंटीन्स वगैरह होती हैं, ढाबा वगैरह होता है, छोटा मोटा रेस्टोरेंट होता है, वो सब पिटी फूड मैन्युफैक्चर में आता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना होगा, 100 kg पर लीटर होगा। बट यहाँ पर मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट और मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। पिटी फूड मैन्युफैक्चरर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस बात को समझो, यहाँ पर जो पिटी फूड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखनी है चीज़ें, इसको आप गलत कर दो यहाँ पर, इसको इस पे ध्यान मत देना आप, ठीक है। तो पिटी फूड मैन्युफैक्चरर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम उसके प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो पिटी फूड मैन्युफैक्चरर्स क्या होते हैं, मीन्स एनी फूड मैन्युफैक्चरर्स हु, बहुत छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर सेल और एनी आर्टिकल ऑफ फूड हिमसेल्फ, और आप पीटी रिटेलर, हॉकर होते हैं, इटिनरेंट होते हैं, वेंडर्स होते हैं, उसके बाद में टेम्परेरी स्टॉल होल्डर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग एनी रिलीजियस और सोशल गैदरिंग एक्सेप्ट अ कैटरर, ठीक है। यहाँ पर कैटरर को शामिल नहीं किया गया क्योंकि कैटरर थोड़े बड़े लेवल पे भी काम करते हैं। बाकी छोटे मोटे जो आप देखते हो कि यहाँ पर आपको सोशल गैदरिंग वगैरह होती है, छोटे मोटे फेयर वगैरह देखने को मिलते हैं, मेला वगैरह, और छोटे मोटे जो फेस्टिवल वगैरह के टाइम पे जो चीज़ें लगती हैं वो सब किस में आते हैं, फूड, पिटी फूड मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं। सच अदर फूड बिजनेस इंक्लूडिंग स्मॉल स्केल और कॉटेज और सच अदर इंडस्ट्रीज, यानी कहने का मतलब है काफ़ी छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको इनको ये ध्यान रखनी है कि इनका जो एनुअल टर्नओवर होता है ना, एनुअल टर्नओवर जो होता है वो 12 लाख से ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ये क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इनका एनुअल टर्नओवर है वो कितना है, 12 लाख। तो 12 लाख से ज़्यादा नहीं, उससे कम होगा या फिर 12 लाख तक होगा। हुज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फूड, अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर मिल्क और मीट को अगर छोड़ दें, इसके अलावा जो अदर होते हैं वहाँ पर 100 kg पर लीटर यहाँ पर इनका पर डे का इतना कैपेसिटी होता है कि इतना ये कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर ये करेंगे तो ये दूसरी कैटेगरी में पहुँच जाएंगे, यानी कि थोड़ा सा इनको बड़ा लाइसेंस लेना पड़ेगा। बड़ा लाइसेंस इन द सेंस स्टेट की कैटेगरी में पहुँच जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा करेंगे तो सेंट्रल लाइसेंस की कैटेगरी में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोक्योरमेंट और हैंडलिंग ऑफ द कलेक्शन ऑफ द, अगर मिल्क के केस में बात करते हो तो यहाँ पर 500 लीटर है, ठीक है, 500 लीटर मिल्क पर डे। अगर हम स्लॉटरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, जहां पर एनिमल्स वगैरह को काटा जाता है, वहां पर 2 यहाँ पर लार्ज एनिमल पर डे उनको यहाँ पर सेल किया जा सकता है। 10 स्मॉल एनिमल यहाँ पर उनको यहाँ पर उनकी स्लॉटरिंग वगैरह हो सकती है। अगर कोई पोल्ट्री का बिजनेस करता है, पोल्ट्री बर्ड्स की अगर बात करें तो वहां पर डे वो 50 या फिर उससे कम उसका बिजनेस कर सकता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। पिटी फूड मैन्युफैक्चर सबसे छोटे फूड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जिनका मैक्सिमम जो टर्नओवर है वो 12 लाख पर साल तक होता है, पर ईयर में वो 12 लाख तक का बिजनेस करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर उनका जो, अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो पर डे 100 kg पर लीटर होता है।
अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो उस केस में वहां पर 500 kg तक होता है, 500 लीटर तक होता है। सॉरी, मिल्क को हम मेजर करेंगे तो लीटर में मेजर करेंगे, लीटर तक होता है मिल्क पर डे। अगर हम स्लॉटरिंग की बात करते हैं तो वहां पर 2 बड़े एनिमल को हम कट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्मॉल एनिमल की बात करें तो 10 स्मॉल एनिमल को कर सकते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स की अगर बात करें तो 50 पोल्ट्री बर्ड्स की यहाँ पर स्लॉटरिंग वगैरह हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। उसके बाद में क्वेश्चन हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बेसिक सा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने ये है कि देयर आर हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। तो टोटल हमारे कंट्री में, इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ लाइसेंस और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलते हैं? 5 टाइप के, 4 टाइप के, 3 टाइप के, 2 टाइप के। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। 5 गलत है, 4 गलत है, 2 गलत है। तो यहाँ पर टोटल कैटेगरी कितनी है? टोटल यहाँ पर 3 कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। अब ये जो 3 कैटेगरी है, इन 3 कैटेगरीज में अगर आप देखोगे तो 2 लाइसेंस की कैटेगरी है, एक बेसिक रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी है। बट इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम यही बोलते हैं कि लाइसेंस की कैटेगरी। कुछ भी पूछा जाए आपसे तो इसमें एक तो आता है सेंट्रल लाइसेंस, एक आता है स्टेट लाइसेंस, एक आता है हमारा बेसिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक रजिस्ट्रेशन और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी अगर आप लाइसेंस के कैटेगरी में देखोगे, जो भी लाइसेंस का नंबर स्टार्ट होगा हमेशा उसको चेक करना, कभी वो 1 से स्टार्ट होता है। अगर आपका किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास में रजिस्ट्रेशन है तो उसका जो नंबर है वो 2 से स्टार्ट होगा। तो आप सीरीज देख करके आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या चीजें हैं, यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन है या फिर उसका लाइसेंस है। तो अगर उसका नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है मीन्स उसके पास में लाइसेंस है, यानी कि बड़ा बिजनेस है उसका। उसके बाद में अगर हम 2 से स्टार्ट होता है तो बेसिक छोटे मोटे स्टॉल, जब आप अपने आसपास की दुकानों पे जाते हो, उनका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो सर्टिफिकेट होता है वो लगा होता है, यानी कि लाइसेंस लगा होता है। तो वो बेसिकली 1 से स्टार्ट होता है। बहुत बड़े बिजनेसेस होते हैं जो आप देखते हो, जो आपको चिप्स वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं, जब आप इनके पीछे देखोगे तो उनका नंबर जो है वो मोस्टली 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसके लिए जब लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन दिया जाता है तो उसके लिए कौन कौन सी अथॉरिटीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं? देखो, अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसके लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो रजिस्ट्रेशन दे सकता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर एक ऐसा फूड सेफ्टी ऑफिसर जिसका अपॉइंटमेंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के द्वारा किया गया है, और इस केस में टर्नओवर जो है वो 12 लाख तक होता है मैक्सिमम। अगर कोई स्टेट लाइसेंस की कैटेगरी में आता है तो उस केस में डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो यहाँ पर क्या करता है? डेजिग्नेटेड ऑफिसर यहाँ पर उसको लाइसेंस वगैरह दे सकता है, कैंसिल कर सकता है। उस केस में 12 लाख से 20 करोड़ तक का टर्नओवर होता है, यानी कि स्टेट लाइसेंस की कैटेगरी। उसके बाद में सेंट्रल लाइसेंस अथॉरिटी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर ही यहाँ पर लाइसेंस प्रोवाइड करता है। बट दोनों में फर्क है। स्टेट के केस में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है उसका अपॉइंटमेंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के द्वारा होता है। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेंट्रल में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द, कौन करता है? FSSAI। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो यहाँ पर अपॉइंटमेंट करते हैं, और सेंट्रल के केस में इनका टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इनका काफी बड़ा बिजनेस होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आता है, विच लोगो इज यूज्ड ऑन द पैकेजिंग ऑफ द फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स। ठीक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन आपसे आएगा तो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। कभी आपके सामने लोगो नहीं लिखा, छपा नहीं होगा लोगो कि आप उसको देख के पहचान सको। तो अगर आपने लोगो को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है तो गलती हो जाती है। तो ग्रीन सर्कल विद अ रिंग, तो विच लोगो इज यूज ऑन द पैकेजिंग ऑफ द फोर्टिफाइड फूड। देखो, फोर्टिफाइड फूड को लेकर के एक हमने वीडियो बनाया था, उसको आप जरूर देखो। उसमें डिजीज के बारे में भी बात करी थी, फोर्टिफिकेशन क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम कौन कौन से फूड में फोर्टिफिकेशन करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेपल फूड है जिसमें हम फोर्टिफिकेशन करते हैं अभी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लोगों की बात हो रही है बेसिकली। पहला है ग्रीन सर्कल विथ अ रिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है स्क्वायर विथ F एंड A प्लस साइन, सर्कल विथ एन F एंड A प्लस साइन विथ अ रिंग, स्क्वायर विथ एन F एंड प्लस साइन विथ अ रिंग। तो यहां पर आपको क्या देखने को लगता है कि ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में ज्यादा जाना बेटर होगा, कि यहाँ पर आपको स्क्वायर विथ F और साथ में प्लस साइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप गूगल पे या फिर कहीं सर्च करोगे या वेबसाइट पे जाओगे तो इसका इमेज थोड़ा कंप्रेस हो जाता है, तो कभी कभी हमें लगता है कि ये सर्कल नहीं है, बट ये सर्कल फॉर्म में होता है। तो ये हमारा फूड फोर्टिफिकेशन का लोगो है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक हाफ सर्कल है, यहाँ पर F है, इसके साथ में एक प्लस लोगो है, और ये यहाँ पर एक सर्कल है, इसके साथ में ये क्या है? हाफ सर्कल है।
फोर्टिफाइड यहाँ पर लिखा होगा, साथ ही साथ एक टैगलाइन लिखी रहती है, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, ठीक है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस द +F लोगो फॉर फोर्टिफाइड स्टेपल फूड प्रोडक्ट विच विल हेल्प पीपल टू आइडेंटिफाई विच फूड प्रोडक्ट्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ फूड है जिनको हम फोर्टिफाई करते हैं। तो फोर्टिफिकेशन हम क्यों करते हैं? फोर्टिफिकेशन इस वजह से करते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में क्या, यूएसए में भी था, बहुत ज़्यादा हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जिनकी ज़रूरत हमें बहुत कम अमाउंट्स में होती है, बट बॉडी के फंक्शन के लिए उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स की। मिनरल्स में सबसे ज़्यादा आयोडीन और आयरन वगैरह का फोर्टिफिकेशन हम करते हैं। अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन में आप देखोगे कि हम किसका करते हैं, मिनरल्स में हम आयोडीन और उसका करते हैं, आयरन का करते हैं। और अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन ए और विटामिन डी का सबसे ज़्यादा फोर्टिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो विटामिन ए और डी का करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ फूड वगैरह सेलेक्ट करते हैं जिसमें हम फोर्टिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला हम स्टेपल फूड यूज़ करते हैं, जिससे ऐसे फूड को हम यूज़ करें जो हमारे कंट्री की हर एक कम्युनिटी उसको कंज्यूम करती हो। हम ऐसा क्लास ऑफ फूड ना देखें कि जो एक हाई क्लास ऑफ जो कैटेगरी है, जिनके पास में जो एजुकेटेड हैं, जिनके पास में पैसे ज़्यादा हैं, या फिर जो अपना खाने के लिए चीज़ों को बहुत आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट इसके साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो बहुत गरीब हैं, बहुत पुअर लोग हैं, जो विलेज में रहते हैं, जिनको नॉलेज भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, उनके पास में इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं होता है, बट कोई भी कहीं भी रहता हो तो वो व्हीट हो गया, राइस हो गया, इनको जरूर कंज्यूम करता है। तो इसी वजह से ऐसे फूड को सेलेक्ट किया जाता है फोर्टिफिकेशन के लिए जिनको हर कोई कंज्यूम करता हो, जिसको हम स्टेपल फूड बोलते हैं। तो सबसे पहला हम सेलेक्ट कर लेते हैं मिल्क को। दूसरा हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं आटा यानी कि व्हीट को, व्हीट फ्लोर। उसके बाद में हम सेलेक्ट कर लेते हैं राइस को। उसके बाद में हम ऑयल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और हम साल्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो ये 5 स्टेपल फूड होते हैं जिनको हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं फोर्टिफिकेशन में, ठीक है। फोर्टिफिकेशन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है, जिसमें हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि कितना अमाउंट्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसी भी फूड में कितनी ज़्यादा मात्रा में ऐड करना है। इसको लेकर ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आता है। क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कोशिश यही है कि आपको एकदम बेसिक से आसानी से चीज़ें समझ में आए। आपका टाइम अगर ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसको स्पीड में करके देख लेना, बट देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने कि द रीयूज्ड वेजिटेबल ऑयल यूज्ड फॉर फ्राइंग शुड हैव TPC लेस देन 20%, TPC लेस देन 25%, TPC 20% एंड अबव, TPC 20% एंड 25% एंड अबव। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जो रीयूज्ड वेजिटेबल ऑयल होता है, तो वेजिटेबल ऑयल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल भी एक वेजिटेटिव ऑयल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वेजिटेटिव ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल कुछ भी अगर यहाँ पर है, तो अगर हम उसको यूज़ करते हैं और वो रीयूज्ड है, यानी कि उसको अगर हम एक बार यूज़ कर चुके हैं, अगर किसी भी तरीके का वेजिटेबल ऑयल अगर हम एक बार यूज़ कर चुके हैं, उसको अगर दोबारा से अगर हम फ्राइंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं फूड को, तो उसके अंदर TPC कितना तक हो सकता है, ठीक है, कितना तक हो सकता है। TPC यानी कि टोटल पोलर कंपाउंड कितना हो सकता है। मैक्सिमम जो है वो 20 हो सकता है या 25 हो सकता है, या फिर TPC 20% हो सकता है, या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है, या फिर 25 हो सकता है, या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है। क्या ऑप्शन सही होगा? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर सही होगा। तो मैक्सिमम जो है वो 25%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। मैक्सिमम 25% यहाँ पर टोटल पोलर कंपाउंड हो सकता है किसी भी रीयूज्ड वेजिटेबल ऑयल में, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने इस बात को ध्यान में रखना, यहाँ पर 2 कंडीशंस आपके सामने हो सकती हैं। एक कंडीशन आपके सामने ये हो सकती है कि फ्रेश ऑयल आपने मार्केट से परचेज किया, ठीक है, उसको आपने यूज किया, तो उस केस में उसके अंदर TPC कितना हो सकता है, तो यहाँ पर मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो थ्रो अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशूड हैज़ फिक्स्ड द टोटल पोलर कंपाउंड। टोटल पोलर कंपाउंड बहुत खतरनाक होता है। हमारे अंदर जो आप देखते हो हार्ट डिजीज वगैरह होती है, उनके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही होता है, टोटल पोलर कंपाउंड वगैरह, ठीक है। फॉर अनयूज्ड वेजिटेबल ऑयल फैट्स एट नॉट मोर देन 15%। अगर वो यूज नहीं हुआ है, बिल्कुल नया है, फ्रेश है, तो उसमें मैक्सिमम जो है वो 15% तक यहाँ पर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
उसके बाद में अगर उसको एक बार यूज कर लिया है, दोबारा यूज किया जा रहा है, तो उस केस में कितना 25% जो है वो यहाँ पर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया गाइडलाइन से दैट रीहीटिंग शुड बी अवॉइडेड। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रीहीटिंग को अवॉइड करना चाहिए, दोबारा से ऑयल का यूज नहीं करना चाहिए। इन केस यू हैव टू रीयूज ऑयल द मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम। अब बहुत ज्यादा 2 ही टाइम यूज करो, और उससे भी बहुत ज्यादा हो गया तो 3 बार यूज कर लिया भाई, उसके बाद फेंक देना चाहिए। बट जब आप फास्ट फूड मार्केट में जाते हो, जहां पर आप बहुत सारी चीजें, बर्गर और आप ये पोटैटो चिप्स वगैरह और ये सब चीजें जब आप खाते हो, वहां पर ध्यान देना, वहां पर मल्टीपल टाइप ऑफ जो फ्राइंग होती है, बार बार उसी तेल का यूज किया जाता है जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये चीजें लास्ट में थोड़ा बहुत बचता है तो फेंकते हैं, अदरवाइज सारा का सारा कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। तो रीहीटिंग जो है वो रीयूज ऑफ जो ऑयल है शुड बी अवॉइडेड, वो नहीं यूज करना चाहिए जहां तक हो सकता है। ठीक है, तो इसको लेकर के देखो गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि एक रुको का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, जो रीयूज्ड ऑयल है उसको हम कैसे और अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो बायोडीजल वगैरह बनाने में इसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं, इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत चीजें अच्छे से और समझ में आएंगी। जब हम रुको के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम और डिटेल में चीजों को समझेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि लोग ऑयल को फेंकेंगे भी नहीं और गवर्नमेंट को दे देंगे, तो उसका कुछ यूज हो जाएगा। तो जो भी पार्टनर्स हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिनको डिसाइड किया, तो वहां पर वो उसकी रिसाइकलिंग वगैरह कर सकते हैं। द लिमिट फॉर द केमिकल टेस्टिंग, क्वेश्चन है 11, द लिमिट फॉर द केमिकल टेस्टिंग ऑफ सैंपल बाय रेफरल लेबोरेटरीज फिक्स्ड बाय FSSAI। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है टाइम लिमिट को लेकर के। केमिकल टेस्टिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था फूड बिजनेस ऑपरेटर के केस में, आपने बताया था वहां से सैंपल कलेक्ट कर लिया फूड सेफ्टी ऑफिसर ने, फिर उसके आपने भेजा फूड एनालिस्ट के पास में, वो 14 दिन में टेस्टिंग करके भेजते हैं। तो उसी केस में यहाँ पर एक कंडीशन है, किसको लेकर के, रेफरल लेबोरेटरीज को लेकर के, उनके लिए यहाँ पर कितना टाइम है इन केस ऑफ अगर कोई केमिकल टेस्टिंग करनी है। ऑप्शंस दिए गए हैं, विद इन 5 वर्किंग डेज, विद इन 7 वर्किंग डेज, या फिर विद इन 10 वर्किंग डेज, या फिर विद इन 15 वर्किंग डेज। ठीक है, तो आई होप हो सकता है आपने इसको कहीं पढ़ा हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया हो ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है विद इन 5 वर्किंग डेज यहाँ पर इनको करना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, और क्या ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है कि एज पर FSSAI ने फूड लेबोरेटरी को ये डायरेक्ट किया है कि टू सेंड देयर एनालिसिस रिपोर्ट विद इन 5 डेज। विद इन 5 डेज यहाँ पर रिपोर्ट सेंड करनी होती है। ठीक है, विद इन 5 डेज यहाँ पर रिपोर्ट सेंड करनी होती है, किसको, रेफरल फूड लेबोरेटरी को, इन केस ऑफ आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ द सैंपल, यानी कि सैंपल रिसीव हो गया जिस दिन से, उसी दिन से मतलब उसके बाद से डेज काउंट होना शुरू हो जाते हैं। इन केस ऑफ केमिकल, अगर वहां पर केमिकल की टेस्टिंग है तो उस केस में 5 डेज है। अगर वहां पर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहां पर मैक्सिमम डेज 10 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है, इन केस ऑफ सैंपल इन्वॉल्विंग एक्सटेंडेड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग। तो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के केस में कुछ ऐसी टेस्टिंग है जहां पर जरूरत पड़ रही है, अगर लग रहा है कि यहाँ पर एकदम वो रीजनेबल है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ही, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो इतना टाइम लेते ही लेते हैं, होता है ना कि उतना टाइम उनको लगेगा ही लगेगा, उससे पहले टेस्ट का रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में ये मैक्स टू मैक्स 10 वर्किंग डेज तक एक्सटेंड हो सकता है, बट केमिकल के केस में मैक्स टू मैक्स 5 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि विच ऑफिसर हैज empowered by law and regulation to conduct inspection। तो पीछे की क्लास अगर अच्छे से देखते चले आ रहे होगे तो इसको इजीली आंसर कर लोगे। पूछ रहा है कि कौन सा ऑफिसर है जिसके पास में ये पावर्स हैं, डायरेक्टली पूछे तो एज पर लॉ और रेगुलेशन टू कंडक्ट द इंस्पेक्शन को कंडक्ट कर सकता है, FSO या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर देखो कौन कर सकता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास में ये पावर होती है। ठीक है, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास में ये पावर होती है, एज पर लॉ उसी को यहाँ पर एक तरीके से ये पावर प्रोवाइड करी गई है कि वो यहाँ पर इंस्पेक्शन कर सकता है। बट अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर चाहे किसी ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में तो वो भी कर सकता है, क्योंकि वो सीनियर लेवल पे ऑफिसर है, वो चाहे तो कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि एकदम स्ट्रिक्ट है कि वही करेगा, कौन, फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी इसको यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। तो इतने जो अभी तक हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं,
तो आई होप उनको लेकर के आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही डिटेल दी गई है। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट फूड अथॉरिटी। तो यहाँ पर किसके फंक्शन पूछे जा रहे हैं? स्टेट फूड अथॉरिटी के फंक्शन पूछे जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। पहला ऑप्शन है कि टू डेवलप एन एक्शन प्लान फॉर ट्रेनिंग ऑफ किसकी? फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स एंड फूड हैंडलर्स एज पर गिवन फॉर्मेट टू बी प्रोवाइडेड बाय FSSAI। तो एक तरीके से क्या है, ट्रेनिंग को लेकर के एक प्रॉपर एक्शन प्लान को डेवलप करना, ये एक तरीके से फंक्शन बोला गया है। साथ ही साथ दूसरा मेंशन किया गया है कि टू डेवलप अ पूल ऑफ स्टेट लेवल रिसोर्स, ठीक है, पर्सन एज पर प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑप्शन नंबर सी है कि टू आइडेंटिफाई एंड फैसिलिटेट इम्पैनलमेंट ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर्स। तो जो पैनल वगैरह होता है उसी से रिलेटेड है इम्पैनलमेंट, ठीक है, जो पैनल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्या होता है, एक टीम वगैरह बना के, एक पैनल वगैरह बना करके चीज़ों को क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। किसी भी तरीके का इशू होता है, कुछ भी बात करनी होती है, किसी भी तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है, तो यहाँ पर स्टेट में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग पार्टनर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग पार्टनर्स डिफरेंट यहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, ठीक है, तो कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, तो वो एज अ पैनल यहाँ पर काम करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो सारे के सारे हमारे करेक्ट हैं, ठीक है, सारे के सारे करेक्ट हैं। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आता है कि हाउ लॉन्ग इज द इम्पोर्ट लाइसेंस वैलिड, ठीक है। तो जो इम्पोर्ट लाइसेंस होता है, अगर आपने ये वाला फूड इम्पोर्ट क्लियरेंस सिस्टम FICS वाली क्लास अच्छे से समझी होगी, 2 क्लासेस होंगी इम्पोर्ट की, तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो हाउ लॉन्ग इज द इम्पोर्ट लाइसेंस इज वैलिड, इम्पोर्ट लाइसेंस कितने समय तक वैलिड होता है? 1 से 2 साल तक, 1 से 5 तक, 1 से 3 तक, 1 से 4 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 से 5 साल तक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 साल तक ले रहे हो, 2 साल तक ले रहे हो, बट 1 से 5 साल तक वो वैलिड हो सकता है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, ठीक है, मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर। अब यहाँ पर थोड़ा सा उसी के बारे में है कि अंडर रेगुलेशन 2.1.7 ऑफ द लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011, आपने अच्छे से पढ़ा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरा रेगुलेशन में मेंशन है, एक एक चीज़, यहाँ तक फीस भी मेंशन है, क्या प्रोसेस होगा एक एक स्टेप पे, वो भी सब बताया गया उसमें, है ना। अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दीज रेगुलेशन शैल बी वैलिड सबसिस्टिंग अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 5। अगर वहाँ प्रॉपर स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, नहीं तो ये मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। बाय द फूड बिजनेस ऑपरेटर फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द लाइसेंस सब्जेक्ट टू रिमिटेंस ऑफ द फी एप्लीकेबल फॉर द पीरियड एंड द कंप्लायंस विथ ऑल कंडीशन ऑफ द लाइसेंस। तो जो भी लाइसेंस की कंडीशंस होती हैं वो सब यहाँ पर फुलफिल करनी होती है, ठीक है। लाइसेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं कि अगर यहाँ पर कोई इंपोर्ट लाइसेंस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि इन्फॉर्म अथॉरिटी अबाउट एनी चेंज। अगर आप फूड के लाइसेंस में इस इंपोर्ट को लेकर के अगर उसके कंटेंट में या फिर उसकी एक्टिविटी में अगर आप कोई मॉडिफिकेशंस वगैरह कर रहे हो, तो आपको अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, आप कैटेगरी ऑफ फूड को चेंज कर सकते हो, आप अपने फूड के प्रेमाइसेस को चेंज कर रहे हो, आप अपना बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहे हो, तो उस केस में भी यहाँ पर क्या होगा, अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटी को यहाँ पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद में जो इम्पोर्टर होगा मस्ट फाइल एनुअल रिटर्न, इसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टर होगा उसको यहाँ पर एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा फॉर्म नंबर D1 में, ठीक है, एज पर द कंडीशन ऑफ लाइसेंस मेंशन इन द FSS, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन फॉर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन 2011, और ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन है। और बिफोर द 31st May ऑफ द ईच ईयर फॉर ईच क्लास ऑफ फूड हैंडल ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो इनका जो यहाँ पर जो होता है ना, इम्पोर्ट को लेकर के बोला गया है कब इनको करना होगा, बिफोर 31st May ऑफ ईच ईयर, ठीक है। तो 31st May ऑफ ईच ईयर, यानी कि उससे पहले का जो भी रिकॉर्ड होगा उसको लेकर के यहाँ पर उनको रिटर्न फाइल करना होगा। इम्पोर्टर मस्ट अप्लाई विद इन 30 days बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लाइसेंस फॉर रिन्यूअल। अगर किसी इम्पोर्टर का लाइसेंस अगर एक्सपायर होने जा रहा है, तो वहाँ पर उसको क्या करना होगा,
क्या करना होगा, 30 दिन पहले इस बात को लेकर के इन्फॉर्म करना होगा, रिन्यू कराने के लिए एक एप्लीकेशन देना होगा, ठीक है। अगर वो यहाँ पर रिन्यू कराने के लिए पहले नहीं बताता है, उसके बाद में अगर उसका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद में रिन्यू नहीं होगा, तो उस केस में उसको न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नॉट्स, NOTS। बेसिक सा क्वेश्चन है। नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है, या फिर नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेस होता है, नेचुरली अकरिंग टेस्टी सब्सटेंसेस होता है, या फिर नेचर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है। तो अगर आप एक एक को एलिमिनेट करना स्टार्ट करो तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा देखो करेक्ट ही हो जाएगा, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा भी हमारा गलत है यहाँ पर। तो नॉट्स यानी कि नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो जो नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, नाम से ही लग रहा है कि आर नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर फाउंड इन द सर्टेन टाइप ऑफ फूड विच मे बी अ फंगल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मरीन ओरिजिन से आया हुआ हो सकता है। फंगल टॉक्सिन्स इंक्लूड, जैसे कि यहाँ पर मशरूम टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जिनमें ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं है, वो नेचर की वजह से वहाँ पर आए हुए हैं, बट टॉक्सिक सब्सटेंसेस है तो हमारे लिए खतरनाक होते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी लंबी क्लास हो गई आज की। आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स वगैरह नहीं आते हैं, वीडियो का नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस वगैरह मिल सकें, ठीक है। बाकी कुछ अभी तक जो क्लासेस ली हैं, अगर कुछ उसमें और डेटा वगैरह चेंज हुआ होगा, जैसे एक लेबोरेटरी का था हमने डिस्कस कर लिया, तो उसको भी हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको क्लासेस जो है वो समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, जिससे हमें पता चल पाए कि रियली में आपके लिए ये क्लासेस जो है वो हेल्पफुल हैं, और शेयर कर दो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं ये क्लासेस। अगर वो स्पीड में देखेगा तो अपना समय बचा सकता है, और काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर वो समझ सकता है, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं क्लास नंबर 8 में।